नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पाचन तंत्र, यानी कि आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। इसमें भोजन कहाँ से कहाँ तक, यानी कि मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक भोजन का पाचन कहाँ किस तरह से होता है, उसकी पूरी जानकारी हम एक ही वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में ध्यान से सुनिए और आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे पाचन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पाचन तंत्र में जो है ये मुख से शुरू होकर के गुदा द्वार तक के पूरे मार्ग को पाचन तंत्र कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। ये जो है 9 मीटर के आसपास हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र होता है। एक औसत मनुष्य का जो हाइट है वो लगभग 2 से 2.5 मीटर के आसपास उसका हाइट होता है, लेकिन पाचन तंत्र का पूरा लंबाई जो है वो 9 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि आपके हाइट के 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो फिर ये इस तरह से हमारे एक छोटे से पेट में कैसे एडजस्ट हो पाता है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से मोटर का पाइप आप अगर समेट के एक जगह रख देते हैं तो भले ही वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो आसानी से छोटे जगहों में भी आ जाता है। तो उसी तरह से ये जो पाचन तंत्र का पूरा 9 मीटर का पाइप है, ये हमारे पेट में ही स्थित होता है, जो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक के फाइनल पार्ट तक होता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले भोजन कहाँ से किस तरह से और उसमें कौन कौन से रसायन हैं, कौन कौन से एंजाइम हैं, वो पाचन में सहायता करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा भोजन है वो मुख में जाता है। मुख में दांतों के द्वारा चबाया जाता है और फिर वो ये ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली के द्वारा जाते जाते अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में भोजन 2 से 4 घंटे के आसपास भोजन रहता है और यहाँ पर इसका जो अमाशय का जो HCl है वो उसमें कुछ अपना योगदान देता है पाचन में। उसके बाद भी फिर वो धीरे से छोटी आंत में पहुँच जाता है और छोटी आंत, ये जो उलझा हुआ पूरा का पूरा भाग है, ये आपका छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर से लेकर के 6.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। और इसकी जो व्यास है, यानी कि छोटी आंत तो एक पाइप के समान है, तो उसका व्यास लगभग 1 इंच के बराबर होता है, या फिर अगर इसको हम सेंटीमीटर में कहें तो 2.54 सेंटीमीटर के आसपास इसका व्यास होता है, ठीक है। यानी कि आपके मिडिल फिंगर के बराबर इसकी वृत्त होती है, यानी कि इसकी मोटाई होती है। उसके बाद भोजन पचने के बाद फिर यहाँ से चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद फिर ये इस तरह से घूमते हुए फाइनली आपके पाचन का अंतिम सिरा यानी कि एनस के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका पाचन का मुख्य हिस्सा है। हालांकि इसमें जो ये लीवर है, जो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय है, इसके बाद यहाँ पेंक्रियाज है, ये सब भी इसमें योगदान देता है। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि किसका क्या योगदान है हमारे पाचन में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं ये माउथ कैविटी। ये जब सबसे पहले भोजन हम अपने मुंह में लेते हैं, जिसे मुख कहते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में उसे माउथ कहते हैं। साथ ही साथ इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि बकल कैविटी, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी। ये सारे एक ही नाम है, यानी कि मुख में भोजन लेना यानी मुख का ही नाम है। मुख कह लो, माउथ कह लो, बकल कैविटी कह लो, या फिर ओरल कैविटी, या फिर जितने भी अलग अलग नाम है वो सारे के सारे मुख का ही नाम है। तो सबसे पहले हम भोजन मुख में लेते हैं और मुंह में जो है हमारे 32 दांत हैं, जो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। साथ ही साथ जो ये हमारा एक मांसल संरचना है यानी कि जीभ है, ये भोजन में लार मिला देता है। यानी कि लार कहाँ कहाँ से निकलता है, देखिए, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, जो पूरे दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास लार का स्राव करती है, ठीक है। आपके जो मुंह में ये लार आता रहता है, किसी भोजन को देख करके आपके मुंह में लार आ जाता है, ये लार आपके 3 ग्रंथियों से निकलता है। देखिए, एक है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके कान के आसपास होता है, यानी कि ये आपके ऊपरी जबड़े में यानी कि कान के आसपास ये पाया जाता है। इसमें प्रोटेड यानी कि पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद एक ग्लैंड होता है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये आपके निचले जबड़े में स्थित होता है। ये आपका निचला जबड़ा है और इसमें ये स्थित है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। और एक ग्लैंड जो है बचा हुआ, ये पाया जाता है आपके जीभ के नीचे, जिसे हम कहते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ये जीभ के नीचे पाया जाता है। ये तीनों ग्रंथि मिल करके हमारे मुंह में लार का स्राव करता है। और ये लार जो है, इसका क्या काम है, तो इसका काम है भोजन के साथ जो छोटे छोटे जर्म्स
जो हमारे मुंह में आ जाते हैं भोजन के साथ, उसे मारने का काम करता है ये सारे के सारे लार। यानी कि इस लार में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। तो वो जो है वो जर्म्स को, छोटे छोटे बैक्टीरियाज को मारने में मदद करता है और साथ ही साथ भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। देखिए हमारे भोजन में मुख्य रूप से 3 ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ है। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है वसा, फैट या लिपिड, जिसे वसा, फैट, लिपिड तीनों नाम से हम जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है और वसा का पाचन छोटी आंत से जाके शुरू होता है और फाइनली सबका ब्रेकडाउन जो है वो छोटी आंत में ही होता है। तो थोड़ा थोड़ा पाचन जो है मुख में भी हो जाता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप सबसे ज़्यादा थक जाते हैं तो आपको कहता है ग्लूकोज पी लो या फिर थोड़ा सा चीनी खा लो, तो उसमें क्या होता है कि तत्काल आपको एनर्जी मिल जाता है, क्योंकि उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। इसलिए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है और ये टाइलिन उसके पाचन में मदद करता है। तो सबसे पहले भोजन मुख में गया, यहाँ पर जो है सलाइवरी ग्लैंड्स अपना स्राव किया लार का, और वो जो है छोटे छोटे जर्म्स, बैक्टीरियाज को मार करके फिर 32 दांत मिल करके भोजन को चबा दिया। अब मुख में चबाए हुए भोजन को हम कहते हैं बोलस। मुख में जो हमने भोजन डाला उसको जो चबाया, चबाने के बाद जिसे हम निगल रहे हैं, तो निगलने की स्थिति में जो भोजन आ जाता है उसे हम बोलस कहते हैं, ठीक है। उसे हम बोलस कहते हैं, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुख में चबाए हुए भोजन को हम बोलस कहते हैं। अब मुख का कार्य हो गया। अब निगलने के बाद यहाँ पे एक पाया जाता है एपिग्लोटिस, जिसका कार्य क्या है कि भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग, इन दोनों को अलग अलग रखना। यानी कि अगर भोजन श्वसन मार्ग में चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा खांसी हो जाएगा, यानी लफड़ा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो अगर सांस लेने का काम हो तो ये एपिग्लोटिस खुला रहता है, और अगर भोजन निगलने का काम हो तो ये एपिग्लोटिस यहाँ पे गिर जाता है और ये श्वास मार्ग को बंद करके भोजन इस तरह से निगल लिया जाता है। तो एपिग्लोटिस हमारे भोजन में, यानी कि हमारे जीवन में कह सकते हैं, सबसे बड़ा योगदान देता है, यानी भोजन को एक सही रास्ता दिखाने के लिए। तो ये देख लिया आपने। अब चलते हैं हम इसोफेगस, यानी कि ये भोजन मुख के बाद पहुंच जाता है फूड पाइप में, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। तो देखते हैं इसोफेगस। देखिए ये है हमारा इसोफेगस, यानी कि यहाँ से गर्दन से नीचे ये अमाशय तक के जो रास्ता होता है, ये अमाशय तक ये हिस्सा होता है इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कह सकते हैं या फिर ग्रास नली भी कह सकते हैं। यानी कि भोजन इसी के माध्यम से हमारे अमाशय में गिरता है। ये भी एक पाइप की तरह होता है और इसमें जो है भोजन किस माध्यम से जाता है, तो ये क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन यानी कि हमारे पेट में जाता है। देखिए इसकी जो अंदर से आंतरिक संरचना है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देख सकते हैं यही मात्र वो हिस्सा है जिससे हमारा भोजन जाता है अंदर। देखिए ये कुछ इस तरह से पाइप होता है, ये मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है। अब भोजन किस तरह से जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक बोलस है, यानी कि मुंह में चबाया हुआ भोजन को हम बोलस कहते हैं। तो ये बोलस यहाँ पे है, तो ये करेगा क्या, ये पाइप जो है एक क्रमानुकुंचन गति करता है। गति का मतलब क्या है, ये ऊपरी हिस्सा थोड़ा फैल जाता है इस तरह से और पिछला हिस्सा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। यानी कि ऊपर अगर फैला तो इसको भोजन को आगे बढ़ने में मदद मिला, साथ ही साथ पीछे जो सिकुड़ा तो ये भोजन को धकेलने में मदद मिलता है। और इस तरह से मुख से जो है फटाफट यही क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ये हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। और इस इसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता, यानी कि मुख से लेकर के ये जो अमाशय तक के जो नली है, ये जो फूड पाइप है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यानी कि पाचन तंत्र का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, तो ये मात्र एकलौता एक ऐसा पाइप है जहाँ पे किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यानी मुख में पाचन हुआ, फिर अमाशय में होगा, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन होता रहेगा, लेकिन सिर्फ इसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यहाँ जो है क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन अमाशय में गिर जाता है, ठीक है। अब अमाशय तक पहुँच गए, अब हम अमाशय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब हम पहुँच गए अमाशय में। तो ये है हमारा अमाशय, जहाँ भोजन आकर के 2 से 4 घंटा के लिए यहाँ पे रेस्ट में रहता है, ठीक है। अमाशय में भोजन आने के लिए यहाँ देखिए ये जो इसोफेगस का नली है और यहाँ पे जो है ये ड्यूडेनम का नली है। ये ड्यूडेनम ना तो अमाशय का हिस्सा है और ना ही ये इसोफेगस जो है ये अमाशय का हिस्सा है। अमाशय का हिस्सा बस इतना दूर है, यहाँ देख सकते हैं ये एक जे आकार का होता है, ये थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा पाचन अंग है जो जे आकार का दिखता है, तो वो हमारा अमाशय हो जाता है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि अमाशय का आकार किस तरह से होता है,
तो ये अंग्रेजी के जे आकार का होता है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो भोजन ईसोफेगस से जाते हुए यहाँ पे जो है अमाशय में पहुँच जाता है, और अमाशय में आ जाने से पहले यहाँ पे एक मसल्स पाया जाता है। ठीक है, यहाँ मसल्स पाया जाता है जिसे स्फिंक्टर मसल कहते हैं, यानी कि ये इस तरह का मसल होता है कि भोजन ऊपर से आ रहा है तो ये मसल खुल जाएगा, भोजन इस तरह से इसमें गिर जाएगा और फिर ये मसल्स बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मसल्स बंद नहीं होगा तो इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि ऊपर से हमारे मुंह में आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे पाया जाता है स्फिंक्टर मसल, जिसका काम है भोजन को यानी कि दोबारा मुंह में ना आने देना, और उल्टी के समय में यही स्फिंक्टर मसल खुल जाता है और ये अमाशय से भोजन हमारा यानी कि मुंह के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, उल्टी जो है ये अमाशय का ही भोजन हमारे मुंह में आता है, ना कि छोटी आंत और बड़ी आंत का। छोटी आंत और बड़ी आंत का भोजन कभी नहीं लौटता, सिर्फ व सिर्फ अमाशय का ही भोजन कभी कभार उल्टी की वजह से हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम अमाशय में जान लेते हैं किस तरह से पाचन होता है। आपने देख लिया मुख में पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत, अब जो है वो मुख में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पूरी तरह से बिना पाचन का प्रोटीन और बिना पाचन का जो लिपिड है यानी वसा है वो अब आ गया अमाशय में। अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम जठर रस भी कहते हैं, जिसका पीएच बहुत ही कम होता है, यानी कि 1.5-2 के आसपास होता है पीएच, यानी जो बहुत ही अम्लीय माध्यम होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो है, इसका काम है मुंह में जो टाइलिन था उसके कार्य को रोक देना, और साथ ही साथ ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि जो भी छोटे छोटे जर्म्स बैक्टीरिया जो मुंह में समाप्त नहीं हुए होंगे उनका यहाँ पे पूरी तरह से उसे मार देता है ये HCl। और HCl इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो हमारे प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन और रेनिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है इसी अमाशय में, लेकिन वो जो स्रावित होता है यानी कि अमाशय की भित्ति द्वारा, तो वो होता है रेनिन जो है वो प्रोरेनिन के रूप में, और पेप्सिन जो है पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है। तो यही HCl उसको जो है क्रिया करके पेप्सिन फिर रेनिन में बनाता है, क्योंकि पेप्सिन यानी कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है वो निष्क्रिय होता है, लेकिन पेप्सिन और रेनिन वो सक्रिय हो जाता है अमाशय के कांटेक्ट में आने के बाद, यानी कि HCl के कांटेक्ट में आने के बाद। तो यहाँ भोजन आया, अब भोजन यहाँ 2 से ढाई घंटा तक वेट करेगा, और साथ ही साथ ये जो अमाशय है ये एक चर्निंग मूवमेंट करता है। चर्निंग मूवमेंट से मतलब ये है कि जिस तरह से आप देखे होंगे कि बोतल अगर साफ़ करते हैं तो उसमें पानी डाल करके उसको बहुत ज़ोर से झकझोरते हैं, तो उसी तरह से ये जो अमाशय है ये भी अपने आप को झकझोरता है, हर 20 सेकेंड 30 सेकेंड पे अपने आप को एक बार झकझोरता है, ताकि यहाँ का जो ये जो HCl है ये पूरे भोजन में बढ़िया से मिल जाए। ठीक है, और भोजन में मिलने के बाद उसमें अपना पाचन शुरू हो जाता है, जैसे कि प्रोटीन का पाचन यहाँ पे अमाशय में शुरू हो जाता है। अभी तक वसा का पाचन नहीं हुआ है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन और अमाशय में प्रोटीन का पाचन, लेकिन वसा का पाचन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पाचन जो है वो प्रोटीन का अमाशय में हो जाता है। अब अमाशय में जो है कहा जाता है कि खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले यानी आधा 1 घंटा पहले तक जो है पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसका रीज़न ये है कि अमाशय में होता है HCl, और जितना स्ट्रॉन्ग HCl होगा वो माइक्रोबैक्टीरिया जर्म्स कीटाणु उसको उतना ही इफिशिएंटली से वो मार सकेगा। लेकिन अगर हम खाना खाने से पहले अगर हम इसमें पानी पी लें तो यहाँ का जो HCl है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि वो घुल जाएगा और उसका पावर कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले आधा 1 घंटा पहले या आधा 1 घंटा बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि ये HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और भोजन को बेहतर ढंग से पचा सके। अब भोजन यहाँ पच गया, अब अमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। ठीक है, अमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। जिस तरह से मुंह में पचा हुआ भोजन को बोलस कहे थे, उसी तरह से अमाशय में पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। इसके बाद फिर काइम जो है अब वो जाएगा छोटी आंत में, और वो ड्यूडेनम हिस्से से, यानी कि ड्यूडेनम छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा है। और यहाँ पे जो ये पाइलोरस है यहाँ भी एक पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है कि वो डिसाइड करता है कि कितना भोजन पाचन हुआ है और कितना नहीं हुआ। जिसका पाचन हो चुका है अमाशय के लायक वो उसको अब छोटी आंत में भेज देगा। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले छोटी आंत में। ठीक है, और यहाँ तक ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई अन्य जूस यहाँ इसमें नहीं आता है, सारा का सारा अमाशय का ही जो जूस है वो इसमें आता है। सॉरी, इसके बाद चलते हैं हम छोटी आंत में। ये हमारा है छोटी आंत। फाइनली सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है
और जो पाचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है ये हमारा छोटी आंत। यही छोटी आंत है जहाँ पे भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। एक सेकेंड। ठीक है, भोजन का आमाशय में पाचन होने के बाद अब वो आ जाएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत में आने के बाद भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे जो है वसा का भी पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होगा और प्रोटीन का भी पाचन होगा। छोटी आंत को 3 हिस्सा में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो हिस्सा यहाँ पे आमाशय से पचा हुआ भोजन लेकर के छोटी आंत में प्रवेश करता है वो हिस्सा ड्यूडेनम कहलाता है। इसके बाद ड्यूडेनम के बाद जो ये सबसे बड़ा हिस्सा है जहाँ पर सबसे अधिक समय तक भोजन, लगभग 4 से 6 घंटे के आसपास भोजन रहता है और यहाँ पूरी तरह से वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका पूर्ण पाचन हो जाता है, तो वो हिस्सा हमारा जेजुनम कहलाता है। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा जो कि छोटी या बड़ी आंत में जा कर के अटैच रहता है, जिससे भोजन छोटी आंत से पार करके बड़ी आंत में पहुंचता है, उस हिस्सा को हम इलियम कहते हैं। तो सबसे छोटी हिस्सा इसमें इलियम और ड्यूडेनम वाला भाग होता है, जबकि जेजुनम वाला भाग जो है वो बहुत ही बड़ा होता है और इसमें वही क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन का यानी कि आदान प्रदान होता है, यानी कि आगे पीछे होता रहता है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पाचन होता है। और इसी यानी कि यही छोटी आंत में जो है ये छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। जैसे कि इस तरह से अगर ये छोटी आंत बना लें तो इसमें इस तरह से दीवार पे जो है ये उंगली जैसी संरचना उभरी हुई रहती है, जिसमें जो है ब्लड कैपिलरीज होती है जो इसमें से न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कर लेता है। यानी कि जितना भी भोजन है फाइनल सबका जो है अवशोषण होता है छोटी आंत में। इस तरह से छोटी आंत जो है हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी कि छोटी आंत में सभी प्रकार के प्रोटीन, मिनरल्स, यानी कि सभी प्रकार के ग्लूकोज, जिस प्रकार के भी ऊर्जा के स्रोत हैं, उन सब का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत में अवशोषण होने के बाद जो है ये अब बचा हुआ वेस्ट बड़ी आंत में पहुंच जाता है। और देखिए छोटी आंत में पाचन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें से जो है लीवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लीवर जो है पित्त का स्राव करता है और वो पित्त पित्ताशय में जमा रहता है और ज़रूरत पड़ने के बाद ये ड्यूडेनम वाले पार्ट, यानी कि जो अमाशय से ये छोटी आंत को जोड़ता है, उस वाले पार्ट में डाल देता है अपना पित्तरस, जिससे कि पूरे के पूरे ये जो छोटी आंत है इसका माध्यम क्षारीय हो जाता है, क्योंकि अमाशय अम्लीय माध्यम प्रदान किया था। अब वो जो भोजन जैसे ही छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में आते ही ये पित्ताशय अपना पित्त डाल देता है, जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पित्ताशय, देख लीजिए ये जो है आपका, ये है आपका लीवर और ये है आपका गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। तो पित्ताशय जो है अपना पित्त डाल देता है कहाँ पे, यहाँ पे ड्यूडेनम वाले हिस्से में। और यहाँ पित्त डालने के बाद जो है ये पूरा का पूरा माध्यम, ये छोटी आंत का पूरा माध्यम जो है ये क्षारीय हो जाता है। इसके बाद फिर ये ट्रिप्सिन, रेनिन, प्रोरेनिन, ये जितना भी एंजाइम है वो सारा का सारा भोजन का पाचन कर देता है और छोटी आंत जो है सभी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कर लेता है। और फाइनली इतना अवशोषण होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो है, यानी कि जो बचा हुआ वेस्ट कह सकते हैं, वो पहुंच जाता है बड़ी आंत में। और यहाँ पे बड़ी आंत में एक छोटी सी आपने यहाँ पे संरचना देख रही होगी, ये छोटा सा संरचना जो है इसे कहते हैं हम अपेंडिक्स। आपने बहुत सुना होगा कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, यानी कि ये अब वेस्टेजियल ऑर्गन है, यानी कि ये अब अवशेषी अंग है। यानी कि हमारे शरीर में इस अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। ये पहले कार्य था जब हम घास भूसा खाया करते, यानी कि आदि मानव हुआ करते थे, तो उस समय इस अपेंडिक्स का बहुत बड़ा रोल था, यानी कि सेलुलोज का पाचन में। अभी सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये जो वेस्टेजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स, इनका कार्य कुछ भी नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक अवशेषी ऑर्गन है, ठीक है। तो भोजन जो है इस तरह से छोटी आंत से अब बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। अब बड़ी आंत में इस तरह से भोजन जो है वही क्रमानुकुंचन गति के द्वारा फिर धीरे धीरे फाइनल जा कर के एनस के माध्यम से जो है हम इसे मल त्याग कर सकते हैं। तो ये जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में अवशोषण होता है पानी का। छोटी आंत में सभी प्रकार के मिनरल्स का अवशोषण हो चुका है, जितने भी पोषक तत्व थे उन सब का अवशोषण हो चुका है छोटी आंत में। अब बड़ी आंत में भोजन पहुंचने के बाद बड़ी आंत इसमें से पानी का अवशोषण कर लेता है। उसके बाद जो बचा हुआ मल है उसको जो है वो रेक्टम वाले हिस्से में जमा कर देता है। देखिए छोटी आंत के जिस तरह से 3 हिस्सा था, सबसे शुरुआत वाला जो हिस्सा था वो था ड्यूडेनम, उसके बाद ये जो बड़ा सा हिस्सा है उलझा हुआ ये है जेजुनम,
और सबसे लास्ट वाला हिस्सा जो ये बड़ी आंत से अटैच है इसे हम कहे थे इलियम। तो यहाँ इलियम के बाद अब शुरू हो जाता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जो है शुरुआत के जहाँ पे ये छोटी आंत प्रवेश करता है उसको कहते हैं सीकम, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा सा जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम कोलम, और लास्ट वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम रेक्टम। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है कोलन, ठीक है। और इस कोलन में जो है पाया जाता है, कोलन और सीकम इन दोनों जगह पे ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। और ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है कि ये जो छोटी आंत से वेस्ट आया है इसका जो किण्वन विन्वन कर करके इससे जो विटामिन के और विटामिन B12 का यानी कि स्राव करता है। तो हमारे लिए तो ये अच्छा काम करता है। ये भी बैक्टीरिया हमारे लिए एक मित्र बैक्टीरिया है, यानी कि हमारे पचित भोजन में से अपना भोजन निकाल करके वो हमें विटामिन के और विटामिन B12 देता है जो हमारे लिए आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पे बड़ी आंत जो है वो भोजन के पानी को अवशोषण कर लेता है और उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है वो यहाँ पर के रेक्टम में आकर के जमा हो जाता है और यहाँ पे फिर स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, यानी कि मलत्याग के लिए उसे कंट्रोल किया जाता है। और जिस तरह से भोजन फाइनल पचित हो करके यहाँ आ जाता है और फिर इसके बाद हम इसे मलत्याग कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है पूरा का पूरा पाचन तंत्र। आपने देखा किस तरह से मुंह से शुरू होकर के ये फूड पाइप होते हुए आमाशय से होते हुए ये छोटी आंत का ड्यूडेनम हिस्सा, फिर यहाँ बड़ा सा हिस्सा जो है ये जेजुनम हिस्सा, उसके बाद फाइनल ये इलियम से होते हुए बड़ी आंत में, बड़ी आंत का ये जो सीकम वाला हिस्सा में पहुँचा और सीकम वाला हिस्सा में ही लगा होता है यहाँ पे अपेंडिक्स। ये सीकम वाला हिस्सा के बाद ये है असेंडिंग कोलन, यानी कि कोलन का 3 हिस्सा है। ये सबसे बड़ा हिस्सा जो है कोलन ही है बड़ी आंत का। तो ये इस आपका ये देख सकते हैं ये है कोलन और फिर फाइनल यहाँ पहुँच जाता है रेक्टम में। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका अपेंडिक्स, ठीक है, जो किसी भी काम का नहीं है। उसके बाद ये सीकम, ये कोलन असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसफर कोलन और ये फिर डिसेंडिंग कोलन, और फाइनल ये जो है यहाँ पे रेक्टम वाले भाग में पहुँच जाता है और एनस कैनाल के माध्यम से मल त्याग कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको पाचन तंत्र पूरी तरह से समझा दिया है। बाकी के जितने भी इसमें एंजाइम्स स्रावित होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे। आज बस फिगर के माध्यम से एक ओवरव्यू मिला कि किस तरह से हमारे शरीर में पाचन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।